हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शालू पाठशाला में। केवीएस टीजीटी साइंस का जो सिलेबस है उसकी यूनिट्स वाइज हमने जो रिवीजन है वो शुरू किया था। तो आज जो हमारी यूनिट रहेगी नेक्स्ट, वो रहेगी आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट में हम इकोसिस्टम को कवर करेंगे, साथ में इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को, ओजोन डिप्लीशंस को, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन को, और साथ में बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को भी कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ। फर्स्ट, जो इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम होता क्या है। इकोसिस्टम जो भी सराउंडिंग में लिविंग और नॉन लिविंग जो भी कंपोनेंट्स हैं वो इंटरेक्शन करते हैं वो इकोसिस्टम में आते हैं। ठीक है, और इसको इंट्रोड्यूस किया था टेंसले ने 1935 में। किसने इंट्रोड्यूस किया था? टेंसले ने 1935 में। तो यह है इकोसिस्टम। फिर है जो इकोसिस्टम है उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। इकोसिस्टम में टू टाइप्स आपको दिखाई दे रहे होंगे फ्लो चार्ट में, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, तो नेचुरली है जो कि ह्यूमन के सपोर्ट में नहीं है, उसको नेचुरली इन्वायरमेंट में पाया गया है। ठीक है, जैसे कि फॉरेस्ट हो गए, डेजर्ट हो गए, ग्रासलैंड हो गए, माउंटेन्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, ये सभी के सभी नेचुरल इकोसिस्टम के अंडर आते हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है वो मैन मेड होते हैं, जैसे गार्डन्स हो गए, पार्क हो गए, एक्वेरियम हो गया, जू हो गई, तो ये सभी के सभी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंडर आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में हमें क्या दिखाई देंगे? एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट में क्या फर्क है? जो एबायोटिक कंपोनेंट है वो इंक्लूड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो कि प्रेजेंट है इकोसिस्टम के अंदर, जिसके अंदर भी हम तीन कैटेगरीज देखते हैं: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट्स। कंज्यूमर जो डिपेंड करते हैं दूसरों पे, जैसे ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए। और डिकम्पोजर हो गए जो डेड और डिकेइंग मटेरियल्स पर फीड करते हैं, जैसे बैक्टीरिया और फंगस। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं फूड चेन के बारे में, एनर्जी फ्लो के बारे में, ट्रॉपिक लेवल के बारे में और फूड वेब के बारे में। ठीक है, उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं नॉन लिविंग फीचर्स जो है इकोसिस्टम के, वो डिपेंड कर रहे हैं उस पे, जो इकोसिस्टम के जो ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड करते हैं नॉन लिविंग फीचर्स पे। फॉर एग्जांपल, जैसे फिजिकल फैक्टर हो गई, लाइट हो गई, टेम्परेचर हो गया और विंड हो गई। इस पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं नॉन लिविंग्स पर। ठीक है, तो बाद में हम आपको प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, कार्निवोर, ओमनिवोर, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स और दिखाई दे रही होंगी, जिसमें पहली टर्म है क्या? फूड चेन। ठीक है, फूड चेन, एनर्जी फ्लो, ट्रॉपिक लेवल और फूड वेब, इसके बारे में हम नेक्स्ट पीपीटी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर ह्यूमन इम्पैक्ट्स के वजह से इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। ठीक है, जैसे वेस्ट सब्सटेंस है, या वो बायोडिग्रेडेबल हो या नॉन बायोडिग्रेडेबल हो। बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो कि सिंपलर हार्मलेस कंपाउंड्स में टूट जाते हैं। ठीक है, जो कि पॉल्यूशन कोज नहीं करते इन्वायरमेंट में ज़्यादा। ठीक है, जैसे कि जो ये फूड आर्टिकल्स जो वेस्ट होते हैं, जैसे छिलके फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, ये वाले। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं। ठीक है, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी डिग्रेड नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसमें जैसे कि हैवी मेटल्स हो गए, प्लास्टिक हो गया, तो ये क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। फिर उसके बाद ह्यूमन इम्पैक्ट्स में हम देखेंगे ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, ओजोन डिप्लीशन क्या है? हमें पता है एटमॉस्फेयर में एक वाइट, एक तरीके से एक लेयर बनी हुई है जो कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को अर्थ तक नहीं आने देती, और वो ओजोन की लेयर है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे ओजोन लेयर के डिप्लीशन के बारे में, और बाद में हम करेंगे गार्बेज को कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं टॉपिक वाइज हर एक को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है,
तो हम टॉपिक वाइज हर चीज को एक्सप्लेन करते चलेंगे। फर्स्ट है कि इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट आप सभी को एनीथिंग जो भी सराउंडिंग में आसपास आपको लिविंग नॉन लिविंग दिखाई देता है, ठीक है, वो सभी के सभी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, वो एबायोटिक थिंग्स भी हो सकती है, बायोटिक थिंग्स भी हो सकती हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल और नेचुरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंट के अंदर इंटरेक्शन देखा जाता है एनिमल्स, प्लांट्स, सोयल, वाटर सभी के बीच में, या वो नॉन लिविंग है या लिविंग के बीच में। ठीक है, फिर इकोसिस्टम आता है, सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं और वो नॉन लिविंग और लिविंग में जो चीजें हैं उनसे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, पीछे बात की हमने नेचुरल इकोसिस्टम की और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात की कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। कंपोनेंट हमने दो बात किए, बायोटिक एंड एबायोटिक। ठीक है, बायोटिक लिविंग होते हैं और एबायोटिक नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, तो एबायोटिक और बायोटिक में क्या है, बायोटिक में जैसे प्रोड्यूसर हो गए जो अपना खाना खुद बनाते हैं, कंज्यूमर जो कंज्यूम करते हैं डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर्स पर। नेक्स्ट है हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर। हर्बीवोर होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर जो फ्लैश या मीट खाते हैं, और ओमनिवोर जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर जो होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को टेक करते हैं उनका। ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया और फंगस आती हैं। ओके, तो ये सभी के सभी किसके अंडर है, बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट है एबायोटिक। एबायोटिक में हमने बात की सोयल की, मिनरल्स की, सनलाइट की और टेम्परेचर की। ठीक है, ये सभी के सभी किसके अंडर आते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंडर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड चेन क्या होती है। ठीक है, उससे पहले आप जान सकते हैं कि पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट में क्या फर्क है। देखो, पॉल्यूशन होता है जैसे कोई फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल चेंज हुआ है, ठीक है, एयर, लैंड या वाटर में, जो कि अफेक्ट कर रहा है लाइफ को, ह्यूमन की लाइफ को एडवर्सली। ठीक है, वो पॉल्यूशन होता है। और जो पॉल्यूटेंट, जो पॉल्यूशन क्रिएट किया गया है किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी या फिर नेचुरल डिजास्टर की वजह से, वो पॉल्यूटेंट्स होते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, जैसे हम फ्यूल को जलाते हैं तो उसमें से क्या रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई। ठीक है, फिर पेट्रोल में लेड जैसे होता है, मरकरी वगैरह, तो ये सभी के सभी क्या है, पॉल्यूटेंट हैं जो कि कॉज करते हैं पॉल्यूशन। ठीक है, इतना आप सभी को समझ आ गया होगा। ओके, फिर हमने बात की थी पीछे किसके बारे में, फूड चेन की, फूड वेब की और ट्रॉपिक लेवल्स की। तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं फूड चेन। फूड चेन क्या है, फ्लो ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर टू डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। हमें पता है कि जो उस प्रोड्यूसर है उसको कौन कंज्यूम करता है, कंज्यूमर, कंज्यूमर को कौन करता है, टॉप कंज्यूमर। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर ये ग्रास दिखाई हुई है, ग्रास को कौन खाता है, डियर, और डियर को कौन खाता है, टाइगर। ठीक है, तो ये क्या है, फूड चेन है, एक प्रॉपर फूड चेन है कि एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म खा रहा है। जैसे ग्रास क्या होगी, प्रोड्यूसर, उसके बाद डियर क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर, और टाइगर क्या हो गया यहाँ पर, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, तो ये प्रॉपर एक फूड चेन चली हुई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं। ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, जिन पे कौन फीड करता है, स्मॉल फिश फीड करती है। ठीक है, तो स्मॉल फिश पे फीड कौन करेगा, फिर लार्ज फिश करेंगी, और लार्ज फिश को कौन खाएगा, क्रेन्स खाएंगे। ठीक है, तो जो प्रोड्यूसर हुआ वो फाइटोप्लैंक्टन हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर स्मॉल फिश हो गई, लार्ज फिश सेकेंडरी कंज्यूमर हो गई, और क्रेन क्या हो गई, टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो फूड चेन है वो ट्रॉपिक लेवल में डिफरेंशिएट है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ये सभी एग्जाम्पल मैंने मेंशन कर रखे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लिए आप। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है फूड वेब क्या होता है। देखो, जब हम सेवरल फूड चेन्स को कनेक्ट कर देते हैं, इंटरकनेक्ट करते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, फूड वेब। ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत सारी फूड चेन इकट्ठा आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, फूड चेन को आपने इंटरकनेक्ट कर दिया है एक दूसरे के साथ में, तो वो क्या बनाती है, फूड वेब बनाती है। ठीक है, ये एक तरीके से इंटर रिलेशनशिप शो करती है ऑर्गेनिज्म के बेस पे, ऑर्गेनिज्म के बीच में, कि वो कौन सा खाना खा रहा है। ठीक है, जैसे लोयन किसको खाता है, डियर को खाता है। तो ऐसे ऐसे आपको फूड चेन को जब आप कनेक्ट कर देंगे तो वो फूड वेब बना देगा।
ठीक है। तो ऐसे ही अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक फूड नहीं मिल पाया तो फूड वेब के थ्रू वो दूसरे पे डिपेंड कर सकता है। ठीक है, तो फूड चेन और फूड वेब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ पर मैंने तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए हैं कि सेवरल इंटरकनेक्ट करते हैं फूड चेन। ठीक है, तो फूड वेब बन जाता है ग्रुप्स को। वो इंटर रिलेशनशिप शो करते हैं ऑर्गेनिज्म के बीच में बेस्ड ऑन द फूड। ठीक है, और फूड वेब ऑर्गेनिजम्स गेट फूड फ्रॉम मोर देन वन ग्रुप, ताकि वो एक सपोज डियर नहीं मिले तो टाइगर कुछ लॉयंस है वो कुछ और खा सके। ठीक है, वो मरे नहीं, तो इसलिए फूड वेब एक तरीके से इंटर रिलेशनशिप्स है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम फूड चेन और फूड वेब के डिफरेंस। जो लीनियर पाथवे होता है वो फूड चेन होता है, और जो मल्टीट्यूड जो जिसमें ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं वो क्या होता है, फूड वेब होता है। ठीक है, हायर ट्रॉपिक लेवल्स फीड ऑन द स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म ऑफ द लोअर ट्रॉपिक। इसमें स्पेसिफिसिटी है कि जो हायर ट्रॉपिक लेवल वाले हैं वो नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल वाले ऑर्गेनिज्म को ही क्या करेंगे, खाएंगे। ठीक है, फूड वेब में हायर ट्रॉपिक लेवल एसेस मोर देन, वो और भी ट्रॉपिक लेवल्स को फीड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरकनेक्शन हो गया है फूड चेन्स का। हैज़ नो इफेक्ट ऑन अडेप्टेबिलिटी एंड कॉम्पिटिवनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। जरूरी नहीं है कि फूड चेन में जो ऑर्गेनिजम्स है वो अडेप्ट करें, ठीक है, या कॉम्पिटिवनेस उनका कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन फूड वेब में क्या है, ये इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी अडेप्शन को, कि वो कैसे अडेप्ट कर सकते हैं, अगर कुछ नहीं मिला तो वो कुछ और खा सके, ताकि वो अपने आप को सर्वाइवल के अंडर ला सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल है वो बेस्ड होता है सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन पे। ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई अ स्पेसिफिक प्लेस इन अ फूड चेन। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अपनी एक स्पेसिफिक पोजीशन को लाए करता है पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल में। ठीक है, वो बेस्ड है उसके न्यूट्रिशन लेवल पे, फूड पे। ठीक है, जैसे प्रोड्यूसर हैं वो क्या करते हैं, सन से सनलाइट लेते हैं और अपना खाना बनाते हैं। प्रोड्यूसर को कौन खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे कौन हो गया, ग्रास ऊपर हो गई फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ग्रास ऊपर को कौन खाएगा, फॉर सपोज फ्रॉग खाता है। ठीक है, और फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक खाता है। तो ये पूरे पूरे ट्रॉपिक लेवल पर अपने बेस्ड हैं। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी। ठीक है, तो ऐसे। ठीक है, तो जो ट्रांसफर होता है यहाँ पर एनर्जी का, वो प्रोड्यूसर टू टर्शरी कंज्यूमर तक रिड्यूस होता जाता है। ठीक है, तो एनर्जी लेवल के बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ मूव करते हैं वैसे वैसे डिक्रीज होती जाती है फूड एनर्जी। ठीक है, जो फूड एनर्जी जो फूड से एनर्जी मिलती है वो रिड्यूस होती जाती है। ठीक है, इसलिए जो ट्रॉपिक लेवल्स हैं वो 4 to 5 से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर पाते। ठीक है, ओके, या 4 मिलेंगे या फिर 5 मिलेंगे, उससे ज़्यादा एक्सीड, क्योंकि एनर्जी है वो बिल्कुल लो हो, जो ट्रांसफ़र होता है वो थोड़ा 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 रिड्यूस होता रहता है, और साथ में 10 लो आएगा, 10% लो, उसके हिसाब से आपको समझ आएगा कि जो ट्रॉपिक लेवल्स है वो 4 to 5 ही क्यों है। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो हमने अभी एनर्जी की बात की। ठीक है, ओके, ये आपको ट्रॉपिक लेवल यहाँ पर दिखा रखे हैं। ओके, शुरू फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है ट्रॉपिक एनर्जी फ्लो इन ट्रॉपिक लेवल से कैसे फ्लो करती है। जो एनर्जी फ्लो करती है वो प्रोड्यूसर एब्जॉर्ब करता है 1% सोलर एनर्जी, ठीक है, सन से। उसके बाद वो खाना बनाता है, और खाना बनाने का प्रोसेस का फोटोसिंथेसिस होता है। तो जो ट्रांसफर होता है एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, उसमें क्या होता है, जो 90% जो एनर्जी है वो तो लूज हो जाती है। सपोज उन्होंने प्लांट ने 100% एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, जिसमें के 90% तो इन्वायरमेंट में ही लॉस हो गया एनर्जी का। जो 10% बचा वो नेक्स्ट टॉपिक में गया। ठीक है, फिर उसका भी 10% नेक्स्ट टॉपिक में गया, उसका भी 10%, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, 10% लो। ठीक है, और जो एनर्जी ट्रांसफर है वो हमेशा फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है, यूनिडायरेक्शनल। क्या है, यूनिडायरेक्शनल। अभी आपको समझ आएगा कि यूनिडायरेक्शनल क्यों है। ठीक है, सपोज करिए ग्रास में जो एनर्जी स्टोर है वो क्या है, 6000 किलो जूल। ठीक है, तो 10% के हिसाब से यहाँ से 10% हमें आगे ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो 90% तो लॉस हो गई है, 600 क्या बची उसमें, 600 किलो जूल ग्रास होपर तक गई है। 600 ग्रास होपर तक जाने के बाद जो स्नेक तक है 60 किलो जूल जाएगी, और जो ईगल वाक है उस तक, सॉरी ये थोड़ा ट्रांसफर ये यहाँ पर आएगा,
ठीक है। तो जो ग्रास है उसमें 600 किलो जूल है, ग्रास ओपर में ग्रास में 6000 है, ग्रास ओपर में 600 है, 60 किलो जूल फ्रॉग में है, स्नेक में कितनी है 6 और हवाक में कितनी है 0.6 किलो जूल। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। ये जो है यहाँ पर यह आएगा हवाक। ठीक है, तो यहाँ पर हवा की कितनी है 0.6 किलो जूल। ठीक है, स्नेक की कितनी है 6 किलो जूल और फ्रॉग की कितनी है 60 किलो जूल, ग्रास ओपर की 600 और 6000 किसकी है ग्रास की। तो ऐसे ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी का, इसलिए क्या है यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, एक से एक यूनिक पाथवे में मूव करती है एनर्जी फ्लो। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं 10% लॉ। ओके, नेक्स्ट देखिए आप 10% लॉ को यहाँ पर दिखाया गया है। प्रोड्यूसर है, ठीक है, मैंने बोला था 90% तो हीट की फॉर्म में रिलीज हो गई है। नेक्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर तक जो 90% है उसका 10% जाएगा, जो 100% का 10% जाएगा, फिर उसके बाद उसमें से भी 10%, और ऐसे ऐसे जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो 10% लॉ के हिसाब से ट्रांसफर होती है। ठीक है, क्योंकि हाई अमाउंट तो क्या हो गई है इन्वायरमेंट में रिलीज हो गई है। नेक्स्ट है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, देखिए हम खेतों में क्या डालते हैं डीडीटी वगैरह डालते हैं। ठीक है, वो कहाँ जाती हैं सॉइल के अंदर। ठीक है, और सपोज बारिश वगैरह आ गई तो वो कहाँ जाएंगी कैनाल्स में, क्योंकि सॉइल इरोजन होगा तो। ठीक है, तो वो कैनाल्स में जाएंगी, कैनाल्स से आगे वो समुद्र तक जाएंगी, वहाँ पर उन्हें फिश इनटेक करेगा। ठीक है, फिश वहाँ पर उनको इनटेक करेगा। वाटर में जो अमाउंट थी केमिकल की वो 2 ppm थी। ठीक है, और जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो हमने बात की थी प्लैंक्टॉन्स, उसमें 5 ppm हुई। उन प्लैंक्टॉन्स को किसने खाया, फिश ने खाया, जिसमें 200 हो गई। और उस फिश को किसने खाया, बर्ड ने खाया, तो उसमें 600 हो गई। तो ऐसे जो केमिकल का जो लेवल है, कॉन्सेंट्रेशन है, जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल में ऊपर की साइड जाएंगे वैसे वैसे केमिकल का जो एक्यूमुलेशन है वो इंक्रीज होगा हर एक ट्रॉपिक लेवल में। ठीक है, लाइक इंसेक्टिसाइड्स जो हम डालते हैं, पेस्टिसाइड्स जो हम डालते हैं, हम तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं इंसेक्ट से या अपने पेस्ट से अपने प्लांट को। ठीक है, पर वो कैसे ना कैसे एंटर हो जाते हैं फूड चेन के अंदर। ठीक है, और केमिकल्स हमें पता है नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ग्रीन जो प्लांट्स हैं उनके अंदर स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही ऐसे हर एक ट्रॉपिक लेवल में जो केमिकल्स है उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, तो इंक्रीज होगा तो बाद में सपोज जो ये फिश है अगर ये ह्यूमन ने खाई तो ह्यूमन के अंदर भी पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, पेस्टिसाइड्स का और इंसेक्टिसाइड्स का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए जो डिजीज है आजकल वो इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, क्योंकि जो केमिकल्स हैं कहीं ना कहीं वो ट्रॉपिक लेवल्स में एंटर कर चुके हैं। ओके, तो ये था पूरा बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट है ह्यूमन एक्टिविटीज कैसे अफेक्ट करती हैं इन्वायरमेंट को। फर्स्ट हम देखते हैं सबके घर में एसी फ्रिज होगा, वहाँ से रिलीज होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो क्या करती है, जो ओजोन लेयर है एटमॉस्फेयर में, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में जिसको हम पढ़ते हैं, उसमें स्ट्रेटोस्फेयर में हाई लेवल ऑफ जो रेडिएशन है, जब सनलाइट अर्थ पर जाती है तो उसमें से जो यूवी रेडिएशंस हैं उनको ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, पर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो क्या करती है, जो ऑक्सीजन है, ठीक है, उसमें जैसे यूवी रेडिएशन गिरती है अर्थ पर, सॉरी ओजोन लेयर पर, तो वो क्या करती है उसको रिवर्ट बैक कर देती है। ठीक है, पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या हो गया है, जो ओजोन की लेयर है वो डिप्लीट होनी, टूटनी शुरू हो गई एक तरीके से, जैसे ओजोन लेयर में है एक तरीके से होल होने शुरू हो गए हैं। ठीक है, इससे क्या होता है ह्यूमन इम्पैक्ट पे, ह्यूमन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि उन पर कैंसर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, सब देखो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है जब उस पर यूवी रेडिएशन गिरती हैं तो वो क्या होती है, ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स में टूट जाता है, और फ्री रेडिकल्स बहुत डेंजर होते हैं। ठीक है, ओके, पर अगर ऑक्सीजन फ्री रेडिकल के साथ ज्वाइन हो जाए, कंबाइन करे, तो वो ओजोन लेयर का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, पर कुछ रीजंस की वजह से जो ओजोन है वो डिप्लीट होना शुरू हो गई है, किसमें, O2 प्लस O के फ्री रेडिकल में।
और जो ये फ्री रेडिकल है ये हार्मफुल है। ठीक है, O2 O3 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन चाहिए वैसे, O2 + O। ठीक है, पर इसका उल्टा हो रहा है। ठीक है, उल्टा क्या है कि जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीशन में शुरू क्यों हो गया, डिप्लीशन में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो कि रेफ्रिजरेटर्स में, फायर एक्सटिंग्विशर्स में, एसी में जो यूज हो रहे हैं वो ओजोन को तोड़ना शुरू कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए क्या है, जो ओजोन लेयर है उसमें होल होने शुरू हो गए हैं। इससे इम्पैक्ट क्या आएगा, यूवी रेडिएशन जैसे ही अर्थ पर आएंगी तो वो स्किन कैंसर कोज करेंगी ह्यूमंस के अंदर, साथ साथ में वो आंखों को भी डैमेज करेंगी, जिससे कि कैटरेक्ट की प्रॉब्लम आ सकती है, मोतियाबिंद जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये इक्वेशन दोनों पता होनी चाहिए। ठीक है, और इसके इम्पैक्ट क्या है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, क्योंकि ये एक सिंथेटिक इनर्ट केमिकल है। ठीक है, जो फेरोन्स हैं जो कि रेफ्रिजरेटर में यूज होते हैं, ठीक है, ये सभी के सभी क्या करते हैं, डिप्लीट करते हैं ओजोन को। ठीक है, जो कि अपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, इतना हो गया है। ठीक है, इसके लिए क्या है, प्रिवेंशन है कुछ। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम सक्सीड इन फ्रोजिंग एन आर एग्रीमेंट टू फ्रीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोडक्शन इन 1986 लेवल। तो यहाँ पर इन्होंने एक स्टेप उठाया जिसको हम कायोटो प्रोटोकॉल बोलते हैं। ये आ सकता है कायोटो प्रोटोकॉल, ये किससे रिलेट करता है, ओजोन डिप्लेशन से। ठीक है, ओके, तो इसमें क्या था कि हम कम से कम सभी कंट्रीज को फॉलो करना, सब कम से कम हम किसका यूज करें, क्लोरोफ्लोरो के प्रोडक्शन का, तो इसको मिनिमाइज करें हम। ठीक है, तो रिड्यूस कर सकते हैं हम रेफ्रिजरेटर और एयर कूलेंट में जो एसी होता है उनमें यूज ऑल्टरनेटिव ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कुछ ऑल्टरनेटिव यूज करो उसका, ताकि इन्वायरमेंट को कोई हार्म ना हो। ठीक है, तो ये सभी के सभी जो रूल रेगुलेशन है सभी कंट्रीज को फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, ताकि ओजोन का डिप्लीशन कम से कम हो, और ना ही हो तो बेटर है ह्यूमन लाइफ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजिंग द गार्बेज। हम गार्बेज को कैसे मैनेज कर सकते हैं, आपको पता है गार्बेज बायोडिग्रेडेबल भी है, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी है। ठीक है, तो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे हम, ताकि जो है जो भी बहुत हैजार्ड्स वेस्ट है उसको हम कहीं भी डिस्पोज तो कर नहीं सकते, तो उसके लिए हम कैसे कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, जो गार्बेज मटेरियल है उसको हम इजीली डिकम्पोज कर सकते हैं माइक्रोब्स तक। ठीक है, जैसे प्लांट का कोई एनिमल का कोई रिफ्यूज है तो वहाँ पर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर हाई अमाउंट में प्रेजेंट हैं तो वो अपने आप ही डिकम्पोज कर देंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को। पर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो डिकम्पोज नहीं हो पाते। ठीक है, तो उसको एक तो हमें उनका कम से कम यूज़ करना चाहिए, उसके बाद हम गार्बेज को कैसे डिस्पोज करें, कहाँ डालें ऐसा ताकि इन्वायरमेंट को कम से कम हार्म हो। ठीक है, उसके लिए हम कर सकते हैं जैसे लैंड फिलिंग हो गई, ठीक है, ओपन डंपिंग हो गई, कंपोस्टिंग हो गई, रिसाइकलिंग हो गई, रीयूज हो गया, इंसर्शिनेशन हो गया, डीप वेल इंजेक्शन हो गया। ठीक है, इन सभी के बारे में हम अभी बात करेंगे। कुछ मेथड्स हैं जो सॉलिड वेस्ट को हम अपने आसपास से एक तरीके से स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट शुरू करते हैं किस कैसे प्रोटेक्ट। फर्स्ट है ओपन डंपिंग। ओपन डंपिंग एक कन्वेंशनल मेथड है जो कि सॉलिड वेस्ट है। ठीक है, तो ऐसा एरिया या टाउन सेलेक्ट करो जहां पर आप उस वेस्ट को डंप कर सकते हैं, और ठीक है, जो कि पोल्यूशन कॉज ना करे। ठीक है, देखो पोल्यूशन तो कॉज करेगा पर हम थोड़ा दूर एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड है लैंड फिलिंग। ये एक तरीके से कन्वेंशनल मेथड है पर अच्छा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग में क्या है, एक ऐसा एरिया देखो जहां पर कम से कम आदमी रहते हो, वहां पर क्या करो, जो बुलडोजर वगैरह होता है वहां से उसमें क्या करो, जो लैंड है उसको, जो लिक्विड रिलेटेड है जो या फिर रेडियो वेस्ट है वहां पर उसको अंडरग्राउंड में स्टोर करके इतना नीचे डंप करो ताकि वो सोयल को और ह्यूमन को अफेक्ट ना करे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है, उसको पिट में जो गड्ढे होते हैं उसमें डालो और उसको कवर कर दो सोयल से। ठीक है, जब आप 4-5 महीने बाद देखेंगे तो जो
जो पिट के अंदर आपने जो भी मटेरियल डाला था जो कि बायोडिग्रेडेबल था वो ऑर्गेनिक मैन्योर में चेंज हो चुका होगा। ठीक है, तो ये अच्छा मेथड है जिस पर ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के लिए ही है। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग। जो भी आपके पास सॉलिड वेस्ट है उसको आप कोशिश करें कि आप उसको ज़्यादा दोबारा से दोबारा यूज़ कर सके। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक की बोटल्स होती हैं, मेटल्स होते हैं, तो आप उनको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों को आप ना फेंकें। ठीक है, रीयूज़, रिसाइकल हो गया रीयूज़। ठीक है, ऐसी कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ आइटम्स हैं, ऐसे बनाइए ताकि वो वापस से रीयूज़ हो सके। फॉर एग्जांपल आपने कोई पेपर लिया, उस पर आपने काम किया, ठीक है, आप उस पर पेंटिंग वगैरह करके उसको एक एनवलप की तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने उसको रीयूज़ कर लिया। ठीक है, ठीक है, इंसर्शन होता है जो हम मटेरियल है उसको जला देते हैं। ठीक है, देखिए ये एक जो हॉस्पिटल्स वगैरह से जो मेडिकल वेस्ट आता है उसको हम एक तरीके से इंसरिनेशन में कर सकते हैं, पर वो एक तरीके से सेफ मेथड नहीं है। ठीक है, तो ये कर सकते हैं जैसे कि जो भी बायोमेडिकल्स वेस्ट होता है, जैसे ब्लड हो गया, एनिमल्स वेस्ट हो गया, माइक्रोबियल हो गया, बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट हो गया। ठीक है, तो इनके लिए हम इंसरनेशंस जो मेथड है वो यूज़ कर लेते हैं, पर आपको पता है हर एक चीज़ बहुत हार्मफुल होती है इन्वायरमेंट के लिए, साथ में ह्यूमन के लिए। नेक्स्ट है डीप वेल इंजेक्शन। डीप वेल इंजेक्शन होता है जो ड्रिलिंग है, एक वेल ड्रिल करो नीचे तक, ताकि जो वेल है, जो मटेरियल है वो कभी भी ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स ना हो। ठीक है, और जो वेस्ट है उसको पंप के थ्रू नीचे एक तरीके से अर्थ में नीचे लेयर तक पहुंचा दे, ताकि वो क्या हो, वाटर जो ग्राउंड वाटर है उसके साथ मिक्स ना हो। ये होता है डीप वेल इंजेक्शन। ठीक है, फिर एक टॉपिक और है जिसमें हम जैसे कंस्ट्रक्शन होती है बिग बिग डैम्स की, तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जो हम तीन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, सोशल प्रॉब्लम, इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक। सोशल प्रॉब्लम्स में क्या है, जब भी हम हाई कंस्ट्रक्शन करते हैं डैम्स की, तो जो कुछ इंसान होते हैं, क्योंकि वाटर को रिजर्व करना है हमें, तो वहाँ पर जो कुछ पीपल्स है वो होमलेस हो जाते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम ये है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। जो पेड़ों का है उनका ज़्यादा से ज़्यादा कटाव होता है, जिससे कि जो बायोडाइवर्सिटी है प्लांट्स की भी, एनिमल्स की भी, वो कम होती जाती है। ठीक है, क्या पता कौन सा प्लांट ऐसा हो जो कि मेडिसिनल प्लांट हो, ठीक है, उसकी जो स्पीशीज़ है वो कम हो। ठीक है, तो वहाँ पर जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाती है। फिर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो ह्यूज अमाउंट ऑफ जो मनी स्पेंड होता है, ठीक है, वो जो मनी है ह्यूज अमाउंट में वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, पर इससे एज सच कोई भी जो जनरेशन है उसको एक बेनिफिट नहीं हो पाता। देखो उस जनरेशन में थोड़ा बहुत हेल्प हो सकता, ठीक है, तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये भी होती है जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं हाई डैम्स को। सजेशन क्या है, ऑल पीपल्स वर हु आर डिस्प्लेस फ्रॉम डैम शुड बी एवोकेट कंपनसेशन बाय द गवर्नमेंट। क्या होना चाहिए, जिनका भी कुछ गया है, कुछ भी घर गया है या फिर कुछ भी, तो उसको गवर्नमेंट को कंपनसेट करना चाहिए। ठीक है, उन्हें कुछ देना चाहिए। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। फिर शुरू करते हैं इस यूनिट के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि केवीएस डिजिटल साइंस में पूछे जा सकते हैं, उनके साथ नई वीडियो को। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हमने एक यूनिट और कवर कर ली है। ये जो यूनिट है ये एनवीएस, केवीएस और जो भी साइंस से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू ऑल।